हेलो स्टूडेंट्स और बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट में आज हमारा टॉपिक है टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, मतलब अधिशासी विकास की विधियाँ। ठीक है, सुनिए। अब इसकी विधियाँ निम्न हैं। नंबर फर्स्ट है अंडर ट्रेनिंग और प्रोवेशन, यानी कि परिवीक्षाधीन। इसमें सुनिए ये क्या होती है। परिवीक्षाधीन व्यक्ति वह होता है जो वर्तमान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा होता है और जो भविष्य में अधिक महत्वपूर्ण ढंग से और अधिक महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करने में सक्षम हो सकता है। किसी स्थिति विशेष में वह व्यक्ति अन्य प्रबंधक के स्थान पर कार्य कर सकता है, जबकि प्रबंधक बीमार हो या सेवानिवृत्ति प्राप्त करने वाला हो या उसका स्थानांतरण या पदोन्नति हो गई हो या वह लंबी छुट्टी पर जाने वाला हो। प्रशिक्षण हेतु प्रबंधक अपने अधीनस्थ कर्मचारियों में से उपयुक्त व्यक्ति को प्रशिक्षण के लिए चुन लेता है। प्रशिक्षणार्थी एक या एक से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं। ये विभिन्न समस्या के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, उन्हें अपने अनुभाग से संबंधित किसी समस्या के निवारण का कार्य सौंपा जाता है तथा वे अपने वरिष्ठ अधिकारी की अनुपस्थिति में प्रशासन की बैठकों में भाग लेते हैं एवं समस्याओं पर अपने विचार प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है। प्रशिक्षार्थी को इसमें कुछ लाभ होते हैं। वह कार्य के बारे में व्यावहारिक ज्ञान, प्रबंधकों को चुनौतीपूर्ण कार्य करने की योग्यता से बहुत कुछ सीख सकता है। यह कार्य करते हुए सीखने, लर्निंग बाय डूइंग की प्रणाली है। प्रशिक्षार्थी शिक्षण काल में अपने वरिष्ठ अधिकारी के कार्यभार को कम कर लेता है। वह प्रबंधकीय कार्यप्रणाली एवं मुख्य समस्याओं का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जिससे वह स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने में सफल हो सकता है। इस पद्धति के कुछ दोष भी हैं। इस प्रणाली में प्रशिक्षार्थी का चयन प्रबंधक की इच्छा से किया जाता है, अतः इसमें अत्यधिक पक्षपात की संभावनाएं रहती हैं। इससे भविष्य के विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में व्यवधान उत्पन्न होता है, क्योंकि वे सभी कर्मचारी जिनका प्रशिक्षण हेतु चयन नहीं हुआ है प्रबंधकों से सहयोग नहीं करते हैं। आगे देखिए नंबर सेकंड, जॉब रोटेशन, मतलब कार्य परिवर्तन। इसमें सुनिए, कार्य परिवर्तन का अर्थ प्रशासकों का एक कार्य से दूसरे कार्य से स्थानांतरण या एक अनुभाग से दूसरे अनुभाग में स्थानांतरण से है। यह परिवर्तन एक सुनियोजित ढंग से किया जाता है जो एक निश्चित समय तक चालू रहता है। कार्य परिवर्तन से व्यक्ति का अनुभव बढ़ता है तथा वह संगठन में प्रयुक्त की जा रही विभिन्न गतिविधियों से अवगत हो जाता है। कुशल प्रबंधकों को विकास का अवसर मिलता है। कार्य परिवर्तन से कर्मचारियों में सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। कार्य परिवर्तन प्रणाली में कुछ लाभ होते हैं। इनसे विभागीय जड़ता समाप्त हो जाती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को भिन्न भिन्न स्थितियों में कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। इससे अंतर विभागीय सहयोग बढ़ता है। कार्य परिवर्तन प्रणाली द्वारा कई नए विचार एवं नई प्रणालियों का सृजन होता है। एक ही स्थान पर कार्य करते रहने से जो एक रास्ता उत्पन्न हो सकती है वह टूटती है। कार्य एवं उत्तरदायित्व तुलना का अवसर मिलता है। इस प्रक्रिया द्वारा ऑलराउंड व्यक्ति हरफनमौला तैयार होते हैं। यद्यपि केवल एक कार्य के विशेषज्ञ तैयार नहीं हो पाते हैं। इसके कुछ दोष भी होते हैं। इस प्रकार की प्रणाली में कई बार स्थान परिवर्तन भी आवश्यक हो जाता है, जिससे
व्यक्ति के पारिवारिक जीवन में बाधा पड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ समय के लिए ही एक विभाग में कार्य करता है, अतः वह समस्याओं का अधिक गहन अध्ययन नहीं कर पाता। नए प्रशासकों के साथ कार्यकर्ताओं को समन्वय करने में तथा उसके निर्देशानुसार कार्य करने में कठिनाई होती है, क्योंकि प्रत्येक प्रशासक अपने ढंग से कार्य लेना चाहता है। कई बार सहयोग के अभाव में कार्यकर्ताओं के विभिन्न समूह बन जाते हैं, जिससे कार्य में बाधा उत्पन्न हो जाती है। कार्य परिवर्तन प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक प्रशासक नए कार्य को भली भांति जानता हो। परिवर्तन का उद्देश्य नए स्थान से कुछ सीखने एवं अपनी योग्यता द्वारा कुछ लाभप्रद परिवर्तन करने की चेष्टा होनी चाहिए तथा कार्य विकास एवं उत्तरदायित्व के भली भांति वहन करने की दृष्टि से नए पद की जानकारी उसे पूर्णतया दे देनी चाहिए। नंबर 3 है कोचिंग और गाइडेंस, मतलब कार्य निर्देशन अथवा मार्गदर्शन। इस पद्धति के अंतर्गत वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारी को आवश्यक ज्ञान एवं मार्गदर्शन प्रदान करता है। वह यह स्पष्ट करता है कि कार्य कैसा होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए तथा कार्य संपादन के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत करता है और कर्मचारियों की त्रुटियों को ठीक करता है। निर्देशन का उद्देश्य केवल अध्यापन ही नहीं वरन प्रशिक्षार्थी को इस प्रकार कार्य से परिचित कराना है कि वह शीघ्र उस क्षेत्र में विकास कर सके। निर्देशन किसी एक व्यक्ति के पास केंद्रित नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक वरिष्ठ व्यक्ति में अपने अधीनस्थ कार्यकर्ता को कुछ न कुछ सिखाने की क्षमता होती है। उचित निर्देशन से प्रबंधक, कार्यकर्ता तथा निर्देशक तीनों को ही लाभ होता है। इस पद्धति से प्रशिक्षार्थी को कार्य के साथ ज्ञान प्राप्त होता है, अतः निर्देशन अधिकाधिक होना चाहिए। निर्देशन प्रणाली को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए यह आवश्यक है कि कार्यकर्ता को निर्देशन आवश्यकता अनुसार ही दिया जाना चाहिए। वरिष्ठ अधिकारी में यह योग्यता होनी चाहिए कि वह समस्या को सही ढंग से समझकर उसका निदान कर सके। नेक्स्ट आता है नंबर 4 रिटन मटेरियल, मतलब लिखित सामग्री। इसमें सुनेंगे अधिशासी विकास कार्यक्रम की अधिक सफलता के लिए आवश्यक है कि प्रशिक्षार्थी को वांछित लिखित सामग्री उपलब्ध की जाए। इसमें समाचार बुलेटिन, जिसमें संगठन की गतिविधियों का विवेचन हो, प्रबंधकों द्वारा किए गए भाषणों की प्रतियां, अच्छे लेखों से उद्धृत किए गए अंशों का वितरण करना, विभिन्न सभाओं एवं बैठकों की कार्यवाही की प्रतियां वितरित करना आदि सम्मिलित की जाती हैं। नेक्स्ट है नंबर 5 मल्टीपल मैनेजमेंट, मतलब बहुमुखी प्रबंध। इसमें सुनेंगे इस प्रणाली के अंतर्गत प्रशिक्षार्थियों का समूह समस्या पर विचार विमर्श करता है तथा निर्णयों को उच्च अधिकारियों को प्रेषित करता है। इस अध्ययन दल की नियुक्ति मुख्य प्रशासक द्वारा की जाती है तथा उन्हें पर्याप्त अधिकार दिए जाते हैं जिससे कि वे समस्या के समाधान के लिए आवश्यक सूचना एकत्र कर निर्णय ले सके। इस बहुमुखी प्रबंध के कई लाभ होते हैं, जैसे यह पद्धति दल के सदस्यों को अनुभव एवं ज्ञान अर्जित करने का अवसर प्रदान करती है। इससे उन कर्मचारियों का पता आसानी से लग सकता है जिनमें प्रबंधकीय योग्यता है तथा जिसमें विशिष्ट गुण हैं। दल के सदस्यों द्वारा समस्या पर एक साथ विचार करने से अधिक ठोस निर्णय प्राप्त होते हैं। सदस्य सहकार्य एवं निर्णय शक्ति के विकास के हेतु कार्य करते हैं तथा उनमें एक दूसरे की भावनाएं समझने एवं उनका आदर करने की भावना जागृत होती है। यह विकास की एक कम खर्चीली पद्धति है। इस विधि के प्रयोग से मानवीय संबंधों में सुधार संभव है। आगे देखिए। नेक्स्ट आता है नंबर 6 लेक्चर्स, मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, मतलब प्रवचन, सभाएं एवं सम्मेलन। इसमें सुनिए जहां सिद्धांत, विचार तथा समस्या समाधान के लिए तथ्य स्पष्ट करना आवश्यक हो
वहाँ इस पद्धति का प्रयोग लाभदायक सिद्ध होता है। इसका एक लाभ यह है कि इसका प्रयोग बड़े समुदायों के लिए किया जा सकता है और इस प्रकार प्रति प्रशिक्षार्थी लागत कम आती है। कुछ बातों के लिए भाषण आवश्यक समझा जाता है, जैसे जटिल प्रसार की तकनीकी एवं विशिष्ट विषय समझाने के लिए और प्रबंध की नीतियाँ स्पष्ट करने के लिए भाषण विचार विमर्श, फिल्मों या इकाई अध्ययन मतलब केस स्टडी के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। इसमें कुछ दोष भी होते हैं, जैसे प्रशिक्षार्थी प्रचलन में रुचि नहीं लेते हैं। इससे केवल एक तरफा संवादवहन ही संभव होता है। इससे कार्य के साथ सीखना संभव नहीं हो पाता है। स्पष्ट प्रस्तुतिकरण के लिए पर्याप्त तैयारी की आवश्यकता होती है, जबकि प्रबंधकर्ताओं के पास सामान्यतः समय का अभाव होता है। अधिकतर व्यक्ति प्रवचन में किसी प्रकार की रुचि नहीं लेते हैं। प्रवचन के तुरंत बाद विषय वस्तु पर विवाद करना कठिन प्रतीत होता है, विशेषतः उस स्थिति में जबकि श्रोताओं को विषय पूर्व विदित न हो। अयोग्य भाषणकर्ता विषय वस्तु को समझाने में असफल रहते हैं। नेक्स्ट आता है नंबर 7 रोल प्ले मेथड मतलब भूमिका निर्वाह पद्धति। इसमें सुनिए, इसके अंतर्गत प्रबंधक को एक निर्धारित भूमिका का निर्वाह करने का अवसर दिया जाता है। उसे मानवीय संबंधों के प्रति प्रयोगात्मक जानकारी दी जाती है और विभिन्न परिस्थितियों को अपने स्तर पर समझने, समस्या का निवारण करने तथा निर्णय का अवसर प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है नंबर 8 केस स्टडी मेथड समस्या अध्ययन प्रणाली। समस्या विशेष का समाधान खोजने की प्रणाली प्रशिक्षार्थी अपना निर्णायक क्षमता का प्रयोग करने में समर्थ होता है तथा निर्णायक क्षमता को विकसित करने का अवसर प्राप्त करता है। हर समस्या के साथ प्रबंधकीय क्षेत्र का विस्तार होता है। नेक्स्ट आता है नंबर 9 इंसिडेंट मेथड घटना पद्धति। घटना पद्धति के अंतर्गत प्रशिक्षार्थी को घटना विशेष का अध्ययन करने का अवसर दिया जाता है। इसका उद्देश्य विशिष्ट परिस्थितियों में प्रबंधकीय योग्यता का विकास करना है। प्रशिक्षक के उद्देश्य से घटनाक्रम का निर्माण किया जाता है तथा उन घटनाओं के निवारण हेतु पर्याप्त समय प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट आता है नंबर 10 सेंसिटिविटी डेवलपमेंट मेथड जागरूकता विकास पद्धति। यह मानवीय संबंधों में सुधार तथा पारस्परिक विचार विमर्श की दृष्टि से आयोजित प्रशिक्षण है। इसका उद्देश्य यह है कि प्रशिक्षार्थी अपने आप को भलीभांति समझे, अन्य व्यक्तियों के प्रति अच्छी धारणा बना सके। जागरूकता विकास कार्यक्रम विभिन्न संगठनों प्रशिक्षकों में भिन्न होता है। कार्यक्रम के मुख्य अंग छोटे समूह में सम्मेलन, भाषण, प्रवचन, फिल्मों आदि के माध्यम से प्रशिक्षण देना है। इस प्रकार जागरूकता विकास मानवीय संबंधों को समझने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।